और अब बात करेंगे, हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी मौजूद हैं, जो कि हरियाणा का कार्यभार देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं और अब एक बड़ी जिम्मेदारी निगम चुनाव की उन पर है। धन्यवाद। ओपी धनखड़ जी, चूंकि बड़ौदा उपचुनाव के बाद जिस तरह से हालात बने, चूंकि चुनाव आप लोगों के पक्ष में नहीं रहा, कांग्रेस के हौसले बड़े बुलंद हैं, ऐसे में बीजेपी की क्या तैयारियां हैं निगम चुनाव को लेकर? बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश की जिम्मेवारियां जिनको दे रखी हैं वो आपके सामने हैं। हमने अलग बड़े कदावर नेताओं को काम दिया है और उनके साथ जो मेयर्स हैं वो भी लगाए हैं साथ में। पानीपत और रोहतक के मेयर को सोनीपत लगाया है, करनाल के मेयर को अम्बाला लगाया है और यमुनानगर के मेयर को पंचकुला लगाया है। और बहुत ही कदावर, मैं कहूँगा कि जो पार्टी की शख्सियतें हैं, हमारे शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर जी को सोनीपत का काम सौंपा है, कैप्टन अभिमन्यु को पंचकुला, सुभाष बराड़ा जी को जो है हमने अम्बाला सौंपा है, रामबिलास जी को रेवाड़ी सौंपी है और हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी को भी उनके साथ लगाया है। स्थानीय स्तर पर संचालन समिति बन गई है। कैंडिडेट कैसे हों इसकी एक्सरसाइज वो लोग कर रहे हैं। कल दोपहर बाद हमारा 3 बजे जो है चुनाव की जो समिति है, इलेक्शन कमेटी, उसकी मीटिंग है पंचकुला कार्यालय पर और ये लोग अपना जो भी इन्होंने होमवर्क किया है उसको लेकर आएंगे और हम वहां पर टिकटों को फाइनल करेंगे। चुनाव की जोरदार तैयारियां हैं। ओम प्रकाश जी, चूंकि इस वक्त पूरे देश में क्या माहौल है सभी इससे वाकिफ हैं, बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें होंगी किसान आंदोलन को देखते हुए? विपक्षी जो विरोधी आपके हैं बार बार वो कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, निगम चुनावों पर इसका कितना असर देखते हैं? देखिए, वो तो एक बयानबाजी से ज्यादा कोई बात नहीं है विपक्ष की। और आपको मालूम है सरकार बहुत मजबूत है और किसान आंदोलन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही मैं कहूंगा कि विनम्रता के साथ, उससे भी आगे बढ़ के संवेदनशीलता के साथ जितने भी मुद्दे थे सबको हल कर दिया है और किसानों की सारी बातों को जो उनके सुझाव थे वो स्वीकार कर लिए हैं। और अब ये बाल किसानों के पाले में है। अगर 5% भी देश में प्रगतिशील किसान हैं, एफपीओ चलाने वाले किसान हैं, तो उनकी बात भी महत्वपूर्ण है। उनको भी न्याय मिले, अन्याय किसी के साथ नहीं हो, न्याय सबको मिले, यही सिद्धांत होता है। तो जो मंडी जाने वाले किसान हैं उनके मन में जितनी शंकाएं थी वो सब दूर कर दी गई हैं। और अब तो इस कानून का स्वरूप इन सुधारों के बाद ऐसा हो गया है कि लगभग ये राज्य सरकारों पर आ गया है कि वो अपने यहाँ कितने इसमें से सुधारों को लेते हुए आगे बढ़ती हैं कि प्राइवेट मंडी कैसे चलाना, एपीएमसी उसको निर्धारित करे, कितना टैक्स लेना, क्या लेना, सब वो बात होने के बाद जितनी बातें पंजाब में से आ रही थी, पंजाब सरकार कर रही थी, मैं कहूँ तो वो लगभग सारी बातें अब पहले तो पंजाब सरकार ने तो पहले ही कह दिया था कि हम इसको यहाँ लागू नहीं कर रहे। वैसे तो ये व्यक्तिगत रूप से भी किसी पे जबरन कानून नहीं है। मैं चाहूं तो मंडी में बेचूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट मार्केटिंग करूं। लेकिन राज्य सरकार इसकी अनुमति चाहती थी और पंजाब की सरकार ने तो पहले ही कह दिया था कि हम इसको इस रूप में नहीं लेंगे जिस रूप में आया है। तो पंजाब और फिर पंजाब ने वहां पर एक एमएसपी गारंटी कानून भी पास कर दिया था। तो पंजाब का तो वैसे आंदोलन का कारण भी नहीं बनता था। लेकिन पूरे देश को लेकर भी अब जैसा पंजाब के लोग कह रहे थे वैसा पूरे देश के लिए कि भाई अब जिस राज्य सरकार ने जिस रूप में इसका लागू करना है वो उस रूप में इन सुधारों के बाद जो सुधार सुझाए गए कि मंडी के बाहर कितना टैक्स लेना, कितना नहीं लेना, प्राइवेट मंडी को कैसे संचालित करना, कैसे संचालित नहीं करना, ये एपीएमसी के तहत वो जैसा करना चाहे राज्य सरकारें कर सकती हैं। तो वो विषय एक तरह से अपने उस लेवल पर पहुंच गया कि सुधार एक तरह से राज्य सरकार के पाले में आ गए हैं, उन्होंने किस प्रकार से लागू करना। और जो एसडीएम कोर्ट पर एतराज था उसको भी ऑप्शन दे दिया है कि चाहे तो नॉर्मल कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस पर जितने भी बिंदु थे, एमएसपी पर लिखित आश्वासन चाहते थे वो केंद्र सरकार ने कह दिया है। तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। इस आंदोलन करना और आंदोलन को परिणाम तक ले जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन आंदोलन को ग्रेसफुली वापस लेना भी उतनी महत्वपूर्ण बात होती है जी। और सर एक चीज ये, चूंकि जिस तरह से सीमावर्ती राज्य जो हैं, हरियाणा और दिल्ली के जो लगते क्षेत्र हैं, उन्हीं क्षेत्रों में निगम के चुनाव होने हैं। माहौल हालांकि बनाने का प्रयास विपक्ष द्वारा बराबर किया जा रहा है। उनका ये कहना कि वाटर कैनन का इस्तेमाल सरकार ने किया, निर्दयी सरकार है। और जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर इसका असर हो सकता है, बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? देखिए, ये जो सब कहने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो भट्टा परसोल में गोलियां चला रहे थे।
जो टप्पल में गोलियां चला रहे थे, बेसीमारी में चला रहे थे, बहुत ही शालीनता से मैं कहूंगा कि सारे आंदोलन को बहुत ही विनम्रता के साथ सरकार ने निपटा है। और ये जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, ये तो वो बेसीमारी वाले हैं। 5 लोग मारे थे बेसीमारी असम में इन्होंने। मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष के नाते गया था। टप्पल में 3 लोग मारे थे, राजनाथ सिंह जी हम लोग गए थे, भट्टा परसोल में लोग इन्होंने मारे थे जहां हम गए थे। ये तो इस प्रकार के लोग हैं, अपने लिए अलग मापदंड रखते हैं, दूसरों के लिए अलग मापदंड रखते हैं। तो ये इनकी बातें तो प्योर पॉलिटिकल होती हैं और लोग इस बात को समझते हैं, नागरिक लोग सब समझते हैं, समझदार होते हैं कि ये किस प्रकार की भाषा अपने राजनीतिक फायदे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन असल में कैसे हैं। ये 6 साल तक जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को दबाए बैठे रहे, आज किसानों के तवे पर रोटियां सेक रहे हैं। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट दबाए बैठे रहे, आज ये रोटियां सेक रहे हैं। नहीं हो इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बेनिफिट जो है चुनाव में होता है। पॉलिटिकल बेनिफिट वाले लोग अपने सत्ता परिवर्तन के लिए यूज करते हैं चीजों को। तो इनके मकसद अलग है पॉलिटिकल लोगों के, और उसी के लिए चीजों को कितनी भी किसी भी खराबी तक जाए, इनको उससे मकसद नहीं होता। इनका मकसद अपना पॉलिटिकल होता है। और मैं कहूंगा किसान भाइयों को भी इनके पॉलिटिकल मकसद। और एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो अराजकतावादी होता है, जिसको हमने देखा है, जिनकी फोटो में अब किसानों के हाथ में पकड़ा दी, जिनका मतलब ही अराजकता से होता है कि व्यवस्था ना चले, अराजकता उत्पन्न हो। नक्सलाइट जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों की फोटो में पकड़ा के बैठाने का मतलब है आंदोलन की दिशा को किसी और दिशा में ले जाना, दिशा विहीन करना। राजनीतिक एजेंडे पर चढ़ने का मतलब है अपना एजेंडा पूरा होने के बाद उनके पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल होना। सर, तो पॉलिटिकल मकसद का आप जिक्र कर रहे हैं। आपकी सहयोगी पार्टी जेजेपी के कुछ विधायक भी इसमें अपनी बातें रख रहे हैं, अपने तरीके से रख रहे हैं। हालांकि उस पूरे मामले पर उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और मसलन रामकुमार गौतम साहब हों, माफ कीजिएगा दुष्यंत गौतम जी हों, या फिर जिस तरह से सुहाग जी ने बातें कही कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के समर्थन में हैं, क्या उसका असर आपको लगता है कि निगम चुनावों पर देखने को मिलेगा? क्योंकि जेजेपी के साथ आप इसमें भी सहयोग लेंगे। एक तो कोई किसी को भी पूछेगा, मेरे को भी पूछेगा और मनोहर लाल जी को भी पूछेगा, तोमर जी को भी पूछेगा, तो किसानों के खिलाफ कौन है साहब? सब किसानों के पक्ष में है, सब किसानों का भला चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया था मैं कुर्सी छोड़ दूंगा एमएसपी बंद हो जाएगा। तो हम सब इस बात की बार बार गारंटी दे रहे हैं। आपको पता है मंडी यूं ही चलेगी, एमएसपी यूं नहीं आएगा जी। जो सुधार इन्होंने सुझाए, आपको ध्यान होगा 8 सुझाव हम भी देकर आए थे तोमर साहब को कि आप इसमें ये सुझाव करो हमारे 3 एमपीज के साथ। तो सभी एक ही दिशा में सोचने वाले हैं। इनको आमने सामने खड़े करने की जरूरत नहीं है कि सरकार अलग है, ये आमने है, वो सामने है। ये जो वातावरण उत्पन्न किया जाता है, ये वातावरण उत्पन्न करने वाले लोग किसी और मकसद से करते हैं। धनखड़ साहब, समय की थोड़ी कमी है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये भी रहेगा कि आप लोग अपनी लिस्ट कब तक फाइनल करेंगे, और जेजेपी की तरफ से क्या जेजेपी अपनी लिस्ट फाइनल करके देगी या वो भी आप ही तय करेंगे? नहीं, जेजेपी अपनी लिस्ट फाइनल करेगी। सीटों की बात आज रात तक मुझे लगता है कि हमारे जो स्थानीय इकाइयां हैं जिनको ड्यूटी दी है वो बात कर लेंगे। जेजेपी अपने कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस करेगी और हम अपने कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस करेंगे। हम अपने कैंडिडेट की लिस्ट कल शाम को, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमेटी के बाद हमारा ये होमवर्क पूरा हो जाएगा तो अनाउंस हो सकती है कल रात तक। बहुत शुक्रिया ओपी धनखड़ जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और निगम चुनावों पर इस पूरे मामले पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए।